पश्चिम बंगाल में 91% से ज्यादा मतदान, क्या वाकई में धुआंधार वोटिंग के मायने यही हैं कि सत्ता में एक बार फिर से ममता बनर्जी वापसी कर रही हैं? बम्पर वोटिंग संकेत क्या है? ममता बनर्जी दावा कर रही है कि चौथी बार एक बार फिर से टीएमसी की सरकार बनने जा रही है। बंगाल में वोटिंग के रिकॉर्ड मायने और अब 92% के आसपास यह वोटिंग प्रतिशत क्या वाकई में मोदी और अमित शाह के लिए खतरे की घंटी है? आंकड़े कहते क्या है और ये आंकड़े ममता दीदी को क्या फिर से जीत के करीब लाते हुए दिखाई दे रहे हैं? पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के विधानसभा के पहले चरण का मतदान गुरुवार को हुआ। बम्पर वोटिंग हुई बंगाल में। पश्चिम बंगाल में 294 सीटों में से देखिए 192 सीटों पर पहले फेज में करीब 92% मतदान होता है। आंकड़े को देखें और समझें तो पता चलता है कि 23 अप्रैल को 3 करोड़ 60 लाख वोटर को वोट डालने थे। करीब 3 करोड़ 23 लाख लोगों ने वोट डाल दी। यानी बंगाल में मतदान की एक किस्म से आप इसे लहर कह सकते हैं, लेकिन इसके मायने निकाले जा रहे हैं। सबके दिमाग चकरा गए कि आखिरकार यह वोट प्रतिशत कहता क्या है। क्या यह तूफान बंगाल में एसआईआर में वोटर के अधिकार के अपमान को लेकर भी है? क्योंकि जिस तरह से वोटर का अपमान हुआ, कई लोग वोट नहीं डाल पाए, तो क्या यह गुस्सा सीधे तौर पर एसआईआर के खिलाफ था? मगर सबसे बड़ी बात यह है कि बंगाल की जिन 152 सीटों पर वोट डले हैं, वहां 2021 के चुनाव में टीएमसी ने 92 सीटों पर जीत हासिल की थी। 29 अप्रैल को 142 सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होना है, यानी कि दूसरे फेज की वोटिंग होनी है। मगर इस वक्त रैलियों का जोर है। अमित शाह रोड शो कर रहे हैं, पीएम मोदी रैलियां कर रहे हैं और ममता बनर्जी खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। मगर पहले चरण के मतदान में 152 सीटों पर 294 में से 16 जिलों में अपने मत का इजहार तो कर दिया। 90% मतदान अगर पार हुआ तो क्या इसके एक बड़े संकेत होते हैं? अगर हम पिछली बार के तुलना में देखें तो 6.25% ज्यादा मतदान दिखाई देता है, लगभग 7% ज्यादा। तो क्या यह एसआईआर के विरोध में क्या जनता का वोट पड़ा है? लगातार सवाल उठ रहे हैं। 14,28,000 ऐसे लोग जो अपना वोट नहीं डाल पाए, विचारधीन रह गए, भटके अटके लटके रह गए। ये आज तक भारत में छोड़िए, पश्चिम बंगाल में तो छोड़िए, दुनिया के भीतर कोई ऐसा चुनाव नहीं होगा जो इस तरह से बिना वोटरों के वोट के हुआ। चुनावी मिसाल आज तक इससे पहले कहीं नहीं देखी गई। लेकिन खैर, ज्ञानेश कुमार जी हैं, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट भी कुछ निर्देश नहीं दे पाया था, कुछ बड़ा एक्शन नहीं ले पाया था, क्योंकि चुनाव होने का मतलब यह है कि चुनाव आचार संहिता, और चुनाव आचार संहिता का मतलब यह है कि सब कुछ चुनाव आयोग के हाथ में। तो ऐसे में लोकतंत्र की बड़ी भागदौड़ मिस्टर ज्ञानेश कुमार के हाथ में थी। अब वो कितना खरा उतरे ये आप खुद तय करिए। लेकिन 90% मतदान क्या संकेत दे रहे हैं? 90% से ज्यादा। लेकिन ये आंकड़ा अभी क्या स्थिर मान लिया जाए? क्योंकि मैं इसलिए दावा कर रहा हूं क्योंकि महाराष्ट्र में 7 से 8% का उछाल हमने देखा था, और वो भी 12 घंटे 24 घंटे के बाद। अब लोकसभा के चुनाव को याद करिए, 5 से 7 दिन के बाद भी आंकड़ा बढ़ता चला गया। 8 से 7% तक बढ़ोतरी देखी गई, और वो सब बीजेपी के पक्ष में गया था। तो क्या ये वोट प्रतिशत बीजेपी के पक्ष में जा रहा है, या फिर ममता बनर्जी जो दावा कर रही हैं कि ये जो बम्पर वोटिंग हुई है, अगर वोटर वोट डाल रहे हैं तो ये एंटी इनकम्बेंसी नहीं हो सकती? खैर, अब ऐसे हालात में जब एसआईआर को लेकर लोगों के मन में डर था, भय था, गुस्सा था, तो क्या यह गुस्सा सीधे तौर पर ममता बनर्जी के पक्ष में गया है जो एसआईआर को लेकर था? क्योंकि ममता बनर्जी इस लड़ाई को लड़ रही थी। दोनों राज्यों के, अगर तमिलनाडु के राज्य के इतिहास में बात करें तब भी वहां भी ज्यादा वोटिंग हुई है। जहां अगर हम पश्चिम बंगाल तो छोड़िए, असम, केरल, पौंडीचेरी, जहां 9 अप्रैल को वोटिंग हुई, असम में भी ऐतिहासिक वोटिंग हुई 85% से ज्यादा, पौंडीचेरी में 90%, केरल में जो है लगभग 80% के आसपास वोटिंग हुई। अगर पांचों राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को भले ही आने हैं, मगर सबकी निगाहें कहां टिकी हुई हैं? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल 91% से भी ज्यादा मतदान, इस आंकड़े ने सबको हिलाकर रख दिया है। अलग अलग दलीलें दी जा रही है। कोई यह दलील देता है कि बंगाल में एसआईआर के खिलाफ वोटरों ने अपने गुस्से का इजहार किया। दूसरी दलील यह कि जब तक यह नहीं पता चलेगा कि कुल कितने वोटर ने मतदान किया है, क्योंकि पिछली बार की मतदान की तुलना हमें यह नहीं भूलना चाहिए, पिछली बार की मतदान की तुलना अभी मुश्किल है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मतदान उतना ही हुआ है जितना पहले हुआ था। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे?
वो इसलिए क्योंकि इस बार लोगों के नाम कटे हैं। इस बीच कहा जा रहा है कि 91% मतदान तृणमूल की जीत का ऐलान है। खैर, बीजेपी कह रही है कि तृणमूल का सूरज डूब रहा है। अमित शाह खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि चुनाव आयोग की पीठ उस वक्त मोदी जी थपथपा रहे थे जब यह पहले चरण की वोटिंग का मतदान अभी सही तरीके से चरम पर पहुंचा नहीं था। यानी पहले चरण की वोटिंग हो रही थी और तब उस वक्त करीब 12 साढ़े 12 बजे मोदी जी कह रहे थे, वाह क्या पहले चरण में मतदान आपने करवाया है। यानी चुनाव आयोग की तारीफ, और वो भी मन से कर रहे थे। याद करिए, ये बयान सुनिए एक बार फिर से। पीएम मोदी का यह बयान बहुत महत्वपूर्ण है और इसी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार यह रिश्ता कहलाता क्या है। सुनिए जरा। लोकतंत्र का ये उत्सव हमें पूरे जोश से मनाना है और मैं देख रहा हूं, मैं जब से राजनीति में आया हूं, मैं शायद कह सकता हूं ये पहला ऐसा चुनाव है पिछले 50 साल में, पिछले 50 साल में ये पहला चुनाव ऐसा है जिसमें हिंसा कम से कम हुई है। वरना हर हफ्ता किसी को फांसी पर लटका देते थे और बोल देते थे आत्महत्या कर दी। यानी एक प्रकार से गुंडा राज चलता था। मैं इलेक्शन कमीशन का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने लोकतंत्र की फिर से एक बार बंगाल की धरती पर प्रतिष्ठा की है। शांतिपूर्ण मतदान करवाने में इलेक्शन कमीशन की सफलता ये बहुत बड़ी सिद्धि है। मैं यहां के सरकारी कर्मचारियों का भी अभिनंदन करता हूं कि वे भी इस बार शांतिपूर्ण मतदान में बहुत जिम्मेवारी पूर्वक अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। और अब तक की जो मुझे जानकारी मिली है, मतदान भी पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। खैर, इस हालात के भीतर जहां पर पश्चिम बंगाल के इतर अगर हम मणिपुर देखें या फिर ट्रंप का व्यवहार भारत के प्रति देखें, इन तमाम मुद्दों को भुलाकर मोदी जी और अमित शाह जी पूरा मोर्चा बंगाल में लगाए हुए हैं। किसी भी हाल में बंगाल जीतना है, चाहे कुछ भी देश में होता रहे, लेकिन बंगाल में डेरा जमाइए। यहां तक कि वॉर रूम में अमित शाह दिखाई देते हैं। मतलब कि जहां बंगाल को छोड़कर मणिपुर होना चाहिए था अमित शाह को, क्योंकि वो देश के गृह मंत्री हैं, खुद पीएम मोदी को जवाब देना चाहिए था ट्रंप को, लेकिन कोई फिक्र नहीं। फिक्र है तो सिर्फ बंगाल की। तो आप सोचिए बंगाल जीतना कितना जरूरी है बीजेपी के लिए। क्यों? क्योंकि अगर वाकई में बंगाल हाथ से फिसल गया तो यकीन मानिए इंडिया गठबंधन एक बार फिर से ना सिर्फ अस्तित्व में दिखाई देगा, बल्कि इस तरह से जिंदा हो जाएगा कि खुद मोदी सरकार के लिए लेने के देने पड़ जाएंगे। और ऐसे में ममता बनर्जी को रोकना ही सिर्फ एक मकसद बन गया है बीजेपी का। और अगर ये वोट प्रतिशत से जंग अगर बीजेपी जीत जाती है तो यकीन मानिए मैन ऑफ द मैच ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी होंगे। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।